गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 23 तारीख दिन मंगलवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल बना हुआ है। सावन का दूसरा दिन है और दोस्तों आज जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी बात होगा, सर से बात करेंगे जी, जो किसान का इनकम को लेकर के चर्चा चलेगा। तो पूरा वीडियो देखना। और सर के पास तो माल क्लियर हो चुका है जी, बेच चुके हैं माल, गाड़ी खाली है। बाकी थोड़ा बहुत लोड बचा होगा तो बचा होगा। जानते हैं किस किस एरिया से कितना ताज़ा गाड़ी आया है आज और कितना बैलेंस है, और आने वाला जो सप्ताह या फिर रक्षाबंधन तक किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, उसके बाद कैसा माहौल रहने वाला है, ये सारा जानकारी देंगे जी। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। चलते हैं सर के पास, जानते हैं सारा अपडेट। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, कैसे सर? सर जी सबसे पहले तो थोड़ा आज का माहौल बता दीजिए, उसके बाद जो है किसानों के बारे में जो है चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनके इनकम को लेकर के चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले अराइवल का बता दीजिए, आज ताज़ा गाड़ी कितना पहुंचा है यहाँ पे? अराइवल 34 गाड़ी थी, 50 गाड़ी कल की खड़ी। अच्छा, यानी हो गई 84 गाड़ी जी। करीब 30 गाड़ी के आसपास, 28-30 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस, तो ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी के आसपास है। ओके। 84 गाड़ी में 25 गाड़ी एमपी है, 26 गाड़ी राजस्थान है, 22 गाड़ी पूना है और 11 गाड़ी नासिक है। अच्छा, तो अगर कल से देखा जाए, कल से मतलब फ्रेश गाड़ी कम है? हाँ, कल से आज अराइवल आधी है। अच्छा, लेकिन कल माल नहीं बिक पाया, इसलिए माल कल से 5-7 गाड़ी फालतू है। क्योंकि दोपहर में तो ऐसा झमाझम बारिश हो गया था सर। 11 बजे के बाद मौसम भी खराब हो गया था जबरदस्त। तो सर जी आज का अगर बात करें रेटों का, तो रेट क्या खुला है सर? रेट वही सेम कल वाली मार्केट। अच्छा, लेकिन कल से आज बिक्री थोड़ा सा सही लगी। अच्छा। अब चाहे कल मौसम खराब हुआ इस वजह से जी, या कल मंडे था, पहला दिन था सोमवार का, सावन का पहला सोमवार था, लोग व्रत रहे होंगे या पूजा पाठ में लगे रहे होंगे, रीजन कुछ भी हो, लेकिन कल से आज ग्राहकी थोड़ा सा सही है। अच्छा। तो सर जी एक बार रेट बता दीजिए एरिया के हिसाब से, किस किस एरिया का क्या भाव, और पर केजी के हिसाब से एक बार बता दीजिएगा सर। जो एमपी है वो 25 रुपये से लेकर 30-31 रुपये तक बिकता है। अच्छा जी, यानी कि 1000 रुपये से लेकर 1250 के आसपास। ठीक है सर। नासिक की जो प्याजें हैं वो बिकी हैं 30 रुपये से लेके 32-32.5 रुपये तक, यानी कि 1200 रुपये से लेके 1300 रुपये। ठीक है सर। पूना बेल्ट की जो प्याजें हैं वो बिके हैं 30 रुपये से लेके और 1350-60 रुपये तक। ठीक है सर। यानी कि 1200 से 30 रुपये से लेके 34 रुपये के आसपास तक पूना का। पूना। ओके। राजस्थान जो अजमेर बेल्ट के माल हैं वो बिके हैं, आप समझ लो 27-28 रुपये से लेके 32.5-33 रुपये के आसपास। ठीक है सर। कुचामन साइड के जो प्याजें हैं वो बिकी हैं 27-27.5 रुपये से लेके 31-32 रुपये के आसपास। ठीक है। मथानिया बेल्ट के जो माल आ रहे हैं या प्याज आ रहा है वो बिका है 27 रुपये से लेके 30 रुपये के आसपास। अच्छा, और एक जनरल पोजीशन निकाले सर पूरे मार्केट का? तो जनरल पोजीशन अगर हम आप निकालते हैं तो यहाँ समझ लो आप 11.5 से 12.5। अच्छा, पर केजी का हिसाब यानी कि 28.5 रुपये से लेके और 31 रुपये के आसपास ज़्यादा माल बिक रही है, जनरल पोजीशन चलेगा। ओके। और सर जी अगर बात करें सर रक्षाबंधन तक का, अभी रक्षाबंधन से पहले क्या बाजार चलेगा और रक्षाबंधन के बाद जो है क्या बाजार चल सकता है? मेरे हिसाब से जो बाजार चल रहा है जी सर, रक्षाबंधन के आसपास तक मार्केट मेरे हिसाब से यही चलेगी। अच्छा। ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा मार्केट में, कभी 1-2 रुपये अप, कभी 1-2 रुपये डाउन, लेकिन इन मार्केटों में 1-2 रुपये कोई माने नहीं रखता है जी। जैसे हमारे यहाँ 100 गाड़ी ऊपर आमदनी हो जाएगी, ऊपर नीचे मिला के माल हो जाएगा, तो रुपये 1.5 रुपये मार्केट डाउन मार देगी। अच्छा। अगर हमारे यहाँ ऊपर नीचे मिला के 70-80 गाड़ी के आसपास माल जिस दिन रहेगा उस दिन ऑटोमेटिक मार्केट 1 रुपये उठ जाएगी। अच्छा, तो डिपेंड करेगा अराइवल के ऊपर, आमदनी के ऊपर। ओके। और रक्षाबंधन के बाद क्या देखने को मिल सकता है? रक्षाबंधन के बाद मार्केट का रुख तभी पता चलेगा क्लियर जब साउथ की रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि उस साइड में हमारा आपका दिमाग कम जा रहा है अभी, क्योंकि एनसीसीएफ भी निकलेगा, नेफेड भी निकलेगा,
साउथ भी तैयार हो जाएगा, और अगर तेजी बनी तो बांग्लादेश भी अफगानिस्तान भी आ जाएगा जी। तो कुल मिला के जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, सब कुछ डिपेंड करेगा साउथ की प्याज के ऊपर। अच्छा। अगर साउथ में क्वालिटी अच्छी निकली, बारिश नहीं हुई, तब तो जो मार्केट चल रही है यही चलेगा। साउथ और एमपी भी बहुत मतलब डिपेंड करेगा सर, क्योंकि एमपी में एक अभी टेंडेंसी जो निकलता है, टेंडेंसी पूरा इक्वल पता नहीं चल पाता जो एमपी में एक्चुअल में है कितना, तो ये भी बहुत मायने रखेगा। जो कि उस टाइम में अगर साउथ का फसल अगर कुछ होता है 19-20 या अच्छा निकलता है, तो उस टाइम एमपी का प्याज कितना निकलता है मार्केट में। देखो 2, 4, 5, 7 साल की पुनरावृत्ति एमपी नहीं कर पाएगा आपकी बार, ये तो श्योर। अच्छा। लेकिन उतना भी कम एमपी नहीं है जितना लोग दिमाग में बैठा है। एमपी में लोकल प्याज तो कम है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं नासिक से लोग लाके वहाँ स्टार्ट कर चुके हैं, तो कहीं कहीं बैलेंस उनका बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा खतरा एमपी से नहीं है। अच्छा। मार्केट डिसाइड करेगा साउथ। अच्छा। प्याज का भविष्य तय करेगा साउथ। अच्छा। अगर साउथ बम्पर फसल निकल गई, क्योंकि 100% फसल लगी, अगर मौसम ने साथ दे दिया और अगर वहाँ फसल अच्छी निकल गई, तो हमारे हिसाब से मार्केट जो चल रही है, यानी कि पीछे नासिक और एमपी, वो मार्केट 25 से 30-32 रुपये ही चलेगा, ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगी। अच्छा। खुदा न खास्ता अगर मान लो साउथ 19-20 होता है, तब भी जो लोग कह रहे हैं 70-80 रुपये प्याज बिक जाएगा, हमें तो नहीं लगता है। हाँ, 40-50 रुपये प्याज तब बिक सकता है। अच्छा। और 40-50 के ऊपर क्यों नहीं जाएगा? जहाँ तक एक मेरा मानना है, अफगानिस्तान प्याज अच्छी मात्रा में आएगी। जी जी सर, वो तो 40 क्रॉस करते ही मतलब अफगानिस्तान हो जाएगा जी। हाँ, चालू तुरंत आ जाएगा, है ना जी। तो ज़्यादा लोग ये न किसी को भ्रमित करें कि प्याज 70 रुपये बिक जाएगा, 80 रुपये बिक जाएगा, लेकिन ये मेरा खुद का विचार है। जी जी। और सर जी, अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो किसान भाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो सर अभी किसानों की जो आय है सर जी, इनकम है, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्योंकि सर अब जो देखने को मिल रहा है, अभी गांव देहात में आप जाइए तो ऐसा होता है कि जो लेबर वगैरह जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, तो किसान जो है कई जने अब खेती करना कम कर दिए हैं, है ना जी। प्याज ही नहीं, मतलब और भी चीज़ है सर, चाहे धान ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, बहुत चीज़ अब जो है पहले से काफ़ी कम हो चुका है ना। तो अब सर इस चीज़ को देखते हुए किस तरह से मतलब किसानों की आय बढ़ेगा और एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा मिलेगा सर? देखो, इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है जी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारी पावर है जी। दूसरी चीज़, कुछ हमें भी सोचना होगा। हाँ, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल। यहाँ मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन रहने वाला तो मैं भी गांव का ही हूँ। बिल्कुल। जो हकीकत पोजीशन है, जमीनी पोजीशन जो है, वो दोनों हाथ से ताली बजती है, कहावत है। जी जी। किसान को भी थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का फिर मेन रोल अदा होता है। मेरे विचार से किसानों को, जैसे हम सब्सिडी सबको देते हैं, किसान को भी सब्सिडी देना चाहिए। कहीं कहीं सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है किसानों को, ऐसा नहीं है जी। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, जैसे गांव में ट्यूबवेल होता है, किसान को फ्री कर देना चाहिए। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री है, ये भी फ्री ना देके किसान को जो ट्यूबवेल है, नलकूप जो उनका होता है, उनका फ्री करो, पहली चीज़। अच्छा। दूसरी चीज़, गांव में जो खादें आती हैं गवर्नमेंट की जो खादें आती हैं, गांव में उसको सोसाइटी बोलते हैं। अच्छा। जो सोसाइटी में खादें जाती हैं, वहाँ बहुत भ्रष्टाचार होता है। जिस किसान को खाद की जब जरूरत होती है, तब उस समय में उसको खाद, कीटनाशक दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा भ्रष्टाचार है। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी भी नहीं है, लेकिन वहाँ उनको दिक्कत आती है किसानों को। तो पहली चीज़, जो उनका ट्यूबवेल कनेक्शन है उसको फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन ये मेरा खुद का विचार है। जी जी। कोई सीरियस ना ले, आपने चर्चा किया तो मैंने कहा आपसे। जी जी। जो बिजली का बिल उनका आता है ट्यूबवेल का, उसको फ्री कर देना चाहिए। जो खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, जो भी गवर्नमेंट के विभाग हैं या गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रदान की जाती हैं, वहाँ उनको थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए। जैसे सब्सिडी हम आप लेते हैं, तो सब्सिडी उनको भी देना चाहिए, लेकिन वहाँ देनी चाहिए जहाँ उनको ज़रूरत है।
जो जानवर पालते हैं, फिर वहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन थोड़ा बहुत किसानों को थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ध्यान देती, ज़्यादा नहीं लेकिन जमीनी स्तर पे, जी जी, ऊपर नहीं जमीनी स्तर पे, जी, खाद, क्योंकि ऊपर का चीज़ तो सर जी ऊपर ही रह जाता है जी, जमीन पे आ ही नहीं पाता है। खाद, बीज, कीटनाशक दवा, जहाँ नहर की सिंचाई है गाँव में वहाँ उनको फ्री करना चाहिए। जैसे ट्यूबवेल का बिल आता है वहाँ उनको फ्री करना चाहिए। ठीक है, देश के ऊपर भार भी ना पड़े, किसान का भी काम हो, बाकी जो घर के कनेक्शन है उनमें रुपए 2 रुपये बढ़ा देना चाहिए, 5-10 रुपये। लेकिन किसान की सहूलियत के लिए ये ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, किसान के लिए 2 मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मेरे विचार से फिर मैं कह रहा हूँ, एक शिक्षा और दूसरा मेडिसिन, यानी पढ़ाई और दवाई। ये किसानों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसान के पास पैसे अगर कम है तो अपने घर वालों को खो देता है इसे हॉस्पिटल में और सिर्फ हाथ मल के रह जाता है। उसके पास आमदनी और स्रोत नहीं है। यहाँ उसको ध्यान देना, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किसान को पछताना ना पड़े, यानी कि दवाई। दूसरी पढ़ाई, किसान का बच्चा चाहे कितना होनहार हो, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट हो, लेकिन अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो दवाई और पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बाकी कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। किसान अपने आप ऊपर उठ जाएगा, उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर जी, अगर किसान का बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा, है ना जी, और बहुत से किसान के बच्चे पढ़ ही रहे हैं, है ना जी, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। और लेकिन ये जो आपने 2 सुविधा बताया, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाता है, उपलब्ध होता है ना सर, अगर सही मानने में अगर मतलब उन तक पहुंचता है ये सब सुविधा, जरूरत है इस समय भारत में, दवाई और पढ़ाई, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जी जी, क्योंकि सर छोटे छोटे जो किसान है इन सुविधाओं से जो है लुप्त है सर, है ना जी। आज भी सिटी में तो नहीं, ग्रामीण जो एरिया है, असली गरीबी है गाँव में जी। अभी भी गाँव में जाके सब अगर देखें, नजदीक से देखें अगर, तो असली गरीबी तो गाँव में है जी। जो हमारा अन्नदाता है वो भूखों मर रहा है भाई साहब। कभी कभी तो बाढ़ आ जाती है, पता चला फसल तैयार हुई, ये मटर चना तैयार हुआ, ओले पड़ गए, सब जय सीताराम हो जाता है, वहाँ सुनने वाला कोई। अब बच्चे की फीस जमा करना है, वो तो 6 महीने से आस लगा के बैठा है कि गेहूँ बेच के बच्चे फीस जमा करूंगा, और उधर इंद्र देवता खुश हो गए, ओले पड़ गए, वहाँ उसको दिक्कत आती है। अभी सर जी हमारे गाँव में ही महानंदी नदी है, अभी भिंडी लगा हुआ था, पूरा जो खेत का जमीन था वो पूरा नदी के अंदर समा गया, है ना। अगर उस जगह अगर बॉर्डर बांध दिया जाता या कुछ किया जाता तो खेतों को बचाया जाता। अब वो खेत कितने साल में पानी से निकलेगा, कितने साल में नहीं, लेकिन वो खेत तो सर वेस्ट किया सर, है ना। जो उसमें खेती होता था या उस खेती से पब्लिक तक सामान पहुंचता था, कुछ ना कुछ सुविधा होता था सर। अब ये तो चाहिए गवर्नमेंट को करने के लिए जी, लेकिन अब किसान की भूमिका कहाँ आती है जी, हमारी आपकी भूमिका कहाँ आती है। हमारा आपका फर्ज है जो हम गवर्नमेंट चुने वो स्वच्छ चुने, ईमानदार चुने। बिल्कुल। अब हमारी कमी कहाँ आ जाती है, जब गवर्नमेंट चुनने का टाइम आता है तो हम जातिवाद में भग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मेरी दुर्दशा ये है। बिल्कुल। तो यहाँ किसानों को भी सोचना पड़ेगा, यानी कि हमें आपको भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट वो चुनो जो आपके हित में हो जी। जब चुनाव आता है तो लोग प्रगला देते हैं, हम आप मार्ग अपना चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम आप कहते हैं कि गरीबी है, तो गरीबी तो पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक जब तक हम अपना विचार भी नहीं बदलेंगे। विचार को भी बदलना पड़ेगा। अगर मैंने केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट चुना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट चुनना चाहिए जी। मैं किसी पार्टी तक विशेष बात पार्टी पे मुद्दा नहीं चला, बस एक विचारधारा है, हाँ, है ना जी। हमेशा अगर जातिवाद में बटे रहोगे, क्षेत्रीय तनों को ज्यादा बढ़ावा दोगे तो हमारे किसान की दुर्दशा और बुरी होगी आने वाले टाइम में। क्योंकि किसान के लिए केंद्र ही जो कुछ करेगा वो करेगा, गवर्नमेंट कोई भी। अच्छा। राज्य सरकारों के हाथ में कुछ नहीं होता है, ये करते इतना है, चिल्लाते से इतना है, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। हमारा यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल क्यों पिछड़ा है, इसका मेन रीजन यही है कि केंद्र में सरकार कोई और होती है, राज्य में सरकार कोई और होती है। मूल कारण हमारे यहाँ गरीबी का यही है। किसानों को आज
दुर्दशा है यहाँ पे। मूल कारण ये है, यहाँ हमें अपने विचार को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर सोचना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट चुनो जो हमारे हित में हो, जो हमारे हित में काम कर रही हो, जो मतलब जनता को समझती हो और जनता के लिए काम करना चाहती हो ना सर। हाँ, उनका काम भी देखे और उनका मतलब प्रोफाइल भी देखे, जो हाँ, मतलब वो कहाँ तक सक्षम है और कहाँ तक हमारे लिए काम कर सकते हैं वो। लेकिन वो अब खुद को भी थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा जी। जब गवर्नमेंट चुनने का टाइम आता है तो हम जातवाद में बढ़ जाते हैं, पैसे में, जातवाद में, और एक दिन का पैसा देख करके आदमी इधर से उधर हो जाता है। हाँ, ना सर। अब इतना मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ जी जी, लेकिन इनडायरेक्ट में सब कुछ होता है। सही बात तो है। हम जातवाद पे बढ़ जाते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो फिर जय जय सीताराम। अच्छा, नेताओं को सब पता होता है जी, हमारा व्यापार प्याज का है, उनका व्यापार राजनीति का है जी। उनका व्यापार कौन सोचेगा हमारा व्यापार की। जी जी, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना चाहिए, किसी के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। जी। अगर हम हैं तभी दुनिया है, जी। हम नहीं हैं संसार हमारे लिए व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमारा जो किसान है अन्नदाता है, बिल्कुल, और उनका सम्मान और उनके चीज़ों को समझना भी चाहिए। और ये सिर्फ राजनेता या नेता को ही नहीं, आम जनता को भी समझना चाहिए। जनता तो महत्वपूर्ण है जी। भाई, भारत ही ऐसा देश है, भारत जैसा प्रजातंत्र कहीं नहीं है जी। तो वहाँ हमें भी थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। किसान हमारा बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है। अगर धनवान ना होता तो हमारा पेट कैसे भरता? सही बात है। लेकिन फिर भी जी, कहीं कहीं चूक हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देता नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ किसानों को भी ध्यान देना चाहिए। जो गवर्नमेंट केंद्र में है वही गवर्नमेंट हमें राज्य में चुनना चाहिए, ना कि इधर उधर किसी के बहकावे में आना चाहिए, तभी मेरा कल्याण होगा। बिल्कुल। सर जी, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को छोटे से लेकर के बड़ा किया जाता है, एकदम उनका जो एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है ना सर, उसी तरह किसान जो है अपना खेती का ख्याल रखता है। उसके बाद खेती से जो भी फसल निकलता है, सस्ता हो महंगा हो कैसा भी हो, जनता तक पहुंचाता है। कर्ज में चला जाए लेकिन जनता को खिलाना नहीं छोड़ता था, है ना सर। तो जनता से भी कहना चाहेंगे जो किसानों के बारे में भी थोड़ा सा सोचे और गवर्नमेंट तक अपना अपना राय रख सकते हैं, जो किस तरह से उनको बेनिफिट मिल सकता है या फिर मिले, है ना सर। तो सर एक बार जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो भी आपने बताया, उनका जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहली बात तो सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जी। अगर मेरे मुंह से, दिल से, जी, हृदय से अगर कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई है जी जी, तो मैं यही निवेदन करूंगा सबसे, क्षमा भी मांगूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको क्षमा करेंगे। लेकिन मैंने जो भी कहा वो खुद का मेरा विचार है, बिल्कुल, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा उसके फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। कमेंट अपना और राय दें जरूर कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें भी पता चले जो आप लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, है ना सर। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9311 1899 34। धन्यवाद सर जी।